आदाब राजनीति जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप पे हो आपके साथ सतफ सैफी। बुरी शुरुआत करेंगे बड़े खबर के साथ। राजौरी में मुश्तबे ड्रोन देखा गया है। बता दें कि हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग शुरू कर दी है। राजौरी जिले के कैरी एलओसी में ये ड्रोन देखा गया है। भारतीय फौज के जवानों ने ड्रोन पर कई राउंड फायरिंग की है। कुछ वक्त के बाद ड्रोन गायब हो गया। राजौरी में पिछले 48 घंटों में दूसरी बार कैरी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ड्रोन देखे जाने की खबर मिली है। इंडियन आर्मी के जवानों ने मुश्तबे ड्रोन को तबाह करने की कोशिश की और इसी के चलते फायरिंग की गई है। बता दें कि भारतीय फौज की तरफ से ड्रोन पर फायरिंग की गई और इसके बाद पूरे इलाके में सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि राजौरी में पिछले 48 घंटों में दूसरी बार ड्रोन देखा गया है और इंडियन आर्मी के जवानों ने मुश्तबे ड्रोन को तबाह करने की पूरी कोशिश की। इसी के साथ ड्रोन पर फायरिंग भी की गई है। एलओसी के नजदीक ये ड्रोन देखा गया है। एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आ रही है। इसी बीच अब एक बार फिर राजौरी में मुश्तबे ड्रोन देखा गया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग भी शुरू की और ड्रोन कुछ ही देर बाद गायब हो गया। के देखे जाने से ये चीजें साबित होती हैं कि पाकिस्तान जो है किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन भारतीय सेना के जो अलर्ट जवान हैं, जो मुस्तैदी के साथ एलओसी के ऊपर डटे हुए हैं और इसके साथ साथ आईबी के ऊपर भी डटे हुए हैं, इन जवानों के होते हुए जो है ये जो पाकिस्तान है ये अपने किसी भी बड़े मंसूबे में कामयाब नहीं होगा। आईबी और एलओसी दोनों ही जगहों पर जो है जो सुरक्षा घेरा है उसे और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अधिक से अधिक वहां पे जो डिप्लॉयमेंट है वो की जा रही है। इसके साथ साथ जो दूसरे इलाके हैं, चाहे वो हाईवे हो या फिर बाकी की जगहें हो, वहां पे भी जो है हाई अलर्ट किया गया है। चप्पे चप्पे के ऊपर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि पाकिस्तान अपनी किसी भी बड़ी साजिश में कामयाब ना हो सके। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। पुराना दर्रुर इलाके में ताराकोट रोपवे काम को लेकर एक अहम मीटिंग की गई, जिसमें मकामी लोगों ने रोपवे के तामीराती काम पर चर्चा की। मीटिंग के दौरान लोगों ने रोपवे के काम को लेकर संगीन सवाल खड़े किए और परेशानियों को खुलकर सामने रखा। लोगों का कहना था कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई औपचारिक बातचीत या सहमति सामने नहीं आई है। इसके बावजूद ताराकोट इलाके में रोपवे का काम किस मकसद से शुरू कराया गया है, ये समझ से परे है। लोगों ने सवाल उठाया कि जब तक श्राइन बोर्ड के साथ साफ बातचीत नहीं होती तब तक इस तरह के काम से लोगों के जज्बात और मजहबी अहमियत को ठेस पहुंच सकती है। मीटिंग में तर्जुमान ने यह भी कहा कि रोपवे प्रोजेक्ट का सीधा असर लोगों की रोजी रोटी, माहौलियात और रिवायती रास्तों पर पड़ेगा, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोगों ने मांग की है कि श्राइन बोर्ड और मुतल्लिक एजेंसियां मकामी लोगों के साथ मिलकर जल्द से जल्द बातचीत करें और प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारी अवामी की जाए। मीटिंग के आखिर में इत्तेफाक राय से ये फैसला लिया गया कि जब तक साफ जवाब नहीं मिलता तब तक इस मुद्दे को इंतजामिया और श्राइन बोर्ड के सामने उठाया जाता रहेगा। इसलिए मेरी आज हमारे गांव में मीटिंग हुई पुराना दरूड़ में और सभी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि कल हम 10 बजे देवी पार्क इकट्ठे होंगे और उसके बाद ताराकोट जाने की हमारी तैयारी है। कल का नारा है हमारा चलो ताराकोट और हमारा रोपवे का काम बंद कराने के लिए सभी से अपील है। जिन्हें लगता है कि ये रोपवे हमारे लिए कैंसर है, उन सभी से अपील है कि सारे बाहर निकलें, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय माता दी। अपनी पार्टी को उस वक्त बढ़ावा मिला जब कुंजर जोन के लालपुरा गांव में जाने माने एजुकेशनिस्ट एक्स प्रिंसिपल अब्दुल अहमद वानी अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर की मौजूदगी में अपने गांव में कई लोगों के साथ अपनी पार्टी में शामिल हुए। अब्दुल अहमद वानी के शामिल होने से एक बड़ी भीड़ जमा हुई। सहाफियों से बात करते हुए अब्दुल अहद ने कहा कि मौजूदा सरकार जम्मू और कश्मीर के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है और अपनी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सच्चे एजेंडे पर बेस्ड है और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए काम करती है। अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग मौजूदा सरकार से नाराज है जो अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम है। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के बारे में उन्होंने कहा कि मजहब को निज़ाम तालीम के साथ नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि सभी मजहब के लोग सच्ची भाईचारे के जज्बे से रहते हैं और मेडिकल सीटें सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर ही स्टूडेंट्स को दी जानी चाहिए। वो वादों पे पूरे नहीं उतरे और इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक तो सियासी वादों की बात अलहदा है, उसमें तो वो टोटली नाकाम ही हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिसिट है जो हुकूमत की तरफ से लोगों को तवक्कात होते हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए।
लेकिन मैं जो देखता हूँ, लोग इस वक्त नाला है हुकूमत की ना अहली की वजह से, उनकी गलत कारकर्दगी की वजह से। तो यही आप आज देख रहे हैं, मसलन ये मुलाकात का प्रोग्राम था, आपने देखा कैसा जोश था लोगों में, ये हर जगह पे है। और हमारी मौजूदा सरकार से गुजारिश है, ज़रा दीवान खानों से बाहर आकर लोगों के मसाइल को अटेंड कीजिए। लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आपकी अयाशियों के लिए नहीं, आपको दीवान खानों में बिठाने के लिए नहीं, बल्कि उनके मसाइल को हल करने के लिए। मुझे उम्मीद है जिस तरीके से लोग इस वक्त बाहर निकल आ रहे हैं, हुकूमत की अकल ठिकाने लग गई और वो लोगों को अटेंड करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक लापता हुए 4 टूरिस्ट को लद्दाख पुलिस के जरिए चलाए गए एक बड़े और अच्छे से कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन के बाद महफूज ढूंढ लिया गया है। ऑफिशियल जराये के मुताबिक टूरिस्ट 9 जनवरी को शाम करीब 5:30 बजे अपनी प्राइवेट गाड़ी से पेंगोंग झील से निकले थे और शाम बाद से अपने परिवारों के राब्ते में थे। इसके बाद सभी कम्युनिकेशन बंद हो गया, जिसकी वजह से परिवार वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लेह की ओर लौटते वक्त टूरिस्ट खारू पहुंचे, जहां उन्होंने लेह मनाली हाईवे की ओर जाने वाले एक डायरेक्शनल साइन बोर्ड का पालन किया, जिससे पुलिस टीमों ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। लगातार कोशिशों के बाद 13 तारीख को नाला पेंग सेरचू रोड से सभी 4 लोगों को कामयाबी के साथ ढूंढ लिया गया। उन्हें मेडिकल जांच और जरूरी मदद दी गई है, साथ ही उन्हें लेह लाया गया, जहां वो परिवारों से मिलेंगे। इस बीच लद्दाख पुलिस ने एक बार फिर टूरिस्ट से ट्रेवल एडवाइजरी का सख्ती से अमल करने की अपील की है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में कठोर सर्दियों के मौसम के दौरान बंद या बैन रास्तों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। तो ये लोग उसी दिन 10 तारीख को ये लोग रात को पंग रुके थे, 11 तारीख को सुबह निकल गए थे मनाली की ओर। ये लोग सिरचू से भी आगे निकल जाता है, जहाँ पर रोड टोटली बंद था, तो वहाँ से ये लोग वापस आते हैं। तो जैसे वापस आते हैं, वापसी में इनको नकीला के पास रोड के ऊपर कुछ बर्फ़ जमे थे, तो इनके गाड़ी वहाँ से स्कीड ऑफ होके कुछ 20 फीट रोड से नीचे चले जाता है। लकीली इनका गाड़ी पलटा नहीं खाए। तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे गाड़ी के अंदर ही बैठ जाते हैं। इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके हीटिंग चला के 2 नाइट इन्होंने गाड़ी में निकाला। तो जब कल डीजल ख़त्म हो गया गाड़ी के, तो इन्होंने सोचा अब यहाँ पे कोई है नहीं, इनको हेल्प के लिए कोई मिला ही नहीं। तो इन्होंने आपस में मीटिंग करके बोला कि आगे जब हम आ रहे थे इस तरफ, तो हमें उधर बीच में कुछ हार्ट्स देखे थे, तो उसकी तरफ हम चलेंगे। तो ये लोग कम से कम 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं कल के दिन। तो शाम को जाके उसी हाट में पहुंचते हैं। उस हाट के अंदर ये लोग घुस जाते हैं, तो वहाँ कुछ चीज़ें मिलती है, बेडिंग वगैरह मिल जाता है। तो कल रात इन्होंने वहाँ पे काटा। तो आज हम सर्चिंग करते करते पहुँचा वहाँ पे। जब विस्की नाला में पहुँचा तो हम इनसे मिले, हमने इनका हाल चाल पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इधर से लिए हुए थे कुछ राशन, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मैगी वगैरह, तो इनको खिलाया। तो हमने इनका हाल चाल पूछा, तो सब ठीक था ऊपर वाले की कृपा से। तो उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं जहाँ पे इनका गाड़ी फंसे हुए थे। उनको बड़े जद्दोजहद के साथ हमने गाड़ी को रोड के ऊपर तक लाया। तो उसके बाद हम इनको रेस्क्यू करके बड़े सक्सेसफुली रेस्क्यू करके अभी जस्ट हम पीएस में पहुँचे हैं वापस। तो इनका अभी मैंने हॉस्पिटल में लेके जाके इनका मेडिकल भी कराया, तो सब ठीक है। तो इनका फैमिली भी आई हुई है लेह में, तो कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे तो फैमिली के हैंड ओवर कर देंगे। शोपिया के सिडोव गांव के बाशिंदों ने अपने इलाके में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे लोगों का कहना है कि सिडोव एक गरीब और दूर दराज गाँव है, जहां आमदनी के जरिए बहुत महदूद है। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने से उन पर माली बोझ बढ़ जाएगा। ज़्यादातर खानदान ज़राअत और दिहाड़ी मजदूर पर डिपेंड है। गाँव वालों ने कहा कि इलाके में बिजली की सप्लाई पहले से बेहद ख़राब है। ऐसे में बुनियादी सहूलतें बेहतर बनाए बिना स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला समझ से बाहर है। एहतजाजियों ने इंतजामिया से मांग की है कि इस फैसले को वापस लिया जाए और आवाम से मशवरा किया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनके मसले को नज़रअंदाज किया गया तो एहतजाज और तेज किया जाएगा। बिल 300 रपे, मगर हेको ये 300 रपे बिल भरित कहें। वन अगर यमो तन पे मीटर लागन, तन पे मीटर लोग तन पे मीटर, मगर यमो वंज मंदस मज
बे मीटर अस ना हेको वन आज अनिस जुन व्युन कहीं अस ना कहीं सा बिल अस क्या करो आज वंदस मज यमो आज अनिस मीटर मगर आज हेको न मीटर लगित ये कहीं ते अस छन गुजार कहीं छन अस गुजार अस हेको न मीटर विटर ये लगित कहीं ते मीटर लागो मगर अस ना गुजार तूता बरो फीस अस ना ताकत तूता अस बेरोजगार अस ना कालस सुन बत करो तो करो क्या तुम वनो क्या करो अगर तमिस कर कम खुद त्रा तमिस वोट सह वन ती तेल वन ब्रो तम त्रो वोट करो बदल क्या हेको वोट त्रित हेको फीस सिंपल एक गुजारिश है इस सरकार से कि लोगों ने आपको वोट दिया है इसलिए कि आप आवाम के लिए राहत पैदा करें, लेकिन आपने जो है इस मीटर का जो बोझ इस आवाम पर डाल दिया है। हालांकि अफसोस ये है कि आपका नाम अब आंटी मीटर पड़ गया है कि आपकी आंटी जो करोड़पति है, जो अरबपति है, उसको आप सदैव की माँ से, सदैव की बहन से जो कंपेयर करेंगे तो ये आप पे अफसोस होगा कि अगर आप बिजली मुफ्त नहीं दे सकते हैं, अगर 200 यूनिट जिसका आपने वादा किया है एक गरीब से, एक नादार से, तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और पुलवामा से एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 311 के मुबैना गलत इस्तेमाल पर तशवीश जाहिर की, खासतौर पर 5 सरकारी मुलाजिमीन की बर्खास्तगी को लेकर। वहीद पर्रा ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद नहीं है तो मुकम्मल कानूनी अमल अपनाया जाना चाहिए। नौकरियां देने के बदले यहाँ जब मुलाजिमों को टर्मिनेट किया जाता है किसी न किसी बहाने, कभी रिजर्वेशन के हवाले से यहाँ के लोगों को सिस्टम से निकाला जाता है, कभी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। और अब ये नया प्रोसेस है अंडर 311 द मिसयूज़ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अदर्स आर बीइंग यूज्ड टू टर्मिनेट कश्मीरी एम्प्लॉयज़। अनफॉर्चुनेट है कि पूरे मुल्क में ये 311 का मिसयूज़ या इस्तेमाल कहीं नहीं किया जाता है, सिलेक्टिवली कश्मीर में किया जाता है। मुझे बताइए ACB के केसेस देखिए, क्या जम्मू में करप्शन नहीं है? पूरे ACB में आप देखेंगे किसी भी जगह सिलेक्टिवली कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है। CBI को सिलेक्टिवली कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है, NIA को, SIA को, SIU को। ऑल इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग यूज्ड अगेंस्ट द लोकल्स हियर एंड नाउ द Article 311 is also invoked continuously to terminate employees of Kashmir. अगर लोगों की इन्वॉल्वमेंट आप इन्वेस्टिगेट करिए, आप उनको मौका दीजिए, आप उनसे सवाल जवाब करिए, उसके बाद टर्मिनेट करिए अगर उनके खिलाफ कोई चीज़ होती है। आगा मुंतज़िर मेहदी ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम को लेकर हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आगा मुंतज़िर ने कहा कि अक्टूबर 2025 में बडगाम ज़मीनी इंतखाब के दौरान जम्मू कश्मीर असेंबली के फ्लोर पर खुद CM उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओमपोरा बडगाम में कायम की जाएगी। आगा मुंतज़िर ने कहा कि CM के हालिया बयानों से ऐसा लगता है कि एक बार फिर बडगाम को धोखा दिया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए बडगाम की ज़मीन तय की गई थी और वही बरकरार रहनी चाहिए, वरना बडगाम की आवाम सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक वादी में कहीं भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जगह फाइनल नहीं की गई है। इसके अलावा आगा मुंतज़िर ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बडगाम कैंपस का मुद्दा उठाते हुए कहा कि साल 2011 में पटवा बडगाम में इस कैंपस का इफ्तिताह भी उमर अब्दुल्ला ने ही किया था, लेकिन इसके बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जो बडगाम के साथ नाइंसाफी है। वो वादा ये था कि जो नेशनल यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश करनी है, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली ये कहा था कि हम ये ओमपुरा बडगाम में हमें एस्टेब्लिश करेंगे, उनका फैसला था। हालांकि बडगाम के लोगों को का ये तलख तजुर्बा था मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि 2010 में उसकी फाउंडेशन स्टोन ले हुई पाटवा में, मगर उसके बाद वो फाउंडेशन स्टोन से आगे नहीं चला वो प्रोजेक्ट। मगर चूंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये वादा ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली किया था, ये उन्होंने किसी पॉलिटिकल जलसे में नहीं किया, न कि पार्टी मीटिंग में किया, बल्कि एक ऐसे फोरम पर उन्होंने ये ऐलान किया, ये वादा किया था, जिस फोरम को इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग एतमाद की नज़र से देखते हैं, एज अ गार्डियन की नज़र से देखते हैं। मगर कल कहीं पर वो मीडिया के साथियों से बात कर रहे थे तो एक सवाल में उन्होंने कहा कि हाँ, नेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से प्रपोजल है, मगर अभी वो डिसाइड उन्होंने नहीं किया है कि इसका क़याम कहाँ पर होगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि
तफरीक और इलाकाई सियासत से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर की तरक्की और मुकम्मल बाइज्जत स्टेटहुड की बहाली के लिए मिलकर काम किया जाए। एक बयान में हकीम यासीन ने कहा कि तफरीक की सियासत से पहले ही जम्मू कश्मीर को भारी नुकसान पहुंचाया है और उन्होंने कहा कि सियासी गलतियों की वजह से लद्दाख अलग हुआ और अब जम्मू को अलग करने की मांग उठाना नाकाबिले कबूल है, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर की एकता, सलामती और तारीखी पहचान को खतरा है। हकीम यासीन ने कहा कि ऐसी तफरीकी बात न सिर्फ जम्मू कश्मीर को कौमी और इंटरनेशनल साख को नुकसान पहुंचाती है बल्कि मुल्क के लिए भी ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि असल मसले बेरोजगारी, गरीबी और माली बदहाली है। नौजवानों को रोजगार, किसानों, ताजिरों और कमजोर तबकों को मजबूत करना वक्त की जरूरत है। पीडीएफ सदर ने जोर देकर कहा कि मुकम्मल और बाइज्जत स्टेटहुड की बहाली अवाम का दस्तूरी और जमहूरी हक है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से एकता बनाए रखने और जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के साथ मिलकर काम करने की अपील की। जिला मजिस्ट्रेट पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने अवाम की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रैकिंग, हाइकिंग और कैंपिंग पर पाबंदी का हुक्म जारी किया है। ऑर्डर में साफ कहा गया है कि खुफिया इनपुट्स और सिक्योरिटी खदशात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके और अवाम की जान माल की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। रामबन फॉरेस्ट डिवीजन के कास्कूट इलाके के कंपार्टमेंट नंबर 43 में एक बार फिर जबरदस्त आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि कल शाम 6 बजे आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन आज दोपहर 1 बजे तेज हवाओं की वजह से उसी कंपार्टमेंट के एक नए हिस्से में आग दोबारा लग गई, जिससे हालात फिर बिगड़ गए। आग की इत्तला मिलते ही रेंज ऑफिसर बनिहाल ख्वाजा राशिद वहीद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के दौरान दुश्वार और पथरीले इलाके में काम करते हुए खुद रेंज ऑफिसर समेत कई फॉरेस्ट मजदूर जख्मी हुए। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि फॉरेस्ट स्टाफ के पास आग बुझाने के जदीद साजो सामान मौजूद नहीं है। मजबूरी में मुलाजिमीन हरी दहनियों और देसी तरीकों से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुशाहिदीन के मुताबिक टीम की लगातार मेहनत से अब तक तकरीबन 95% जंगल को बचा लिया गया है, जबकि साल 2024 में इस इलाके में भारी तबाही देखने को मिली थी। वहीं मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फौरी तौर पर मॉडर्न फायर फाइटिंग इक्विपमेंट मुहैया कराने की अपील की है। बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से कि जो इनके पास फायर बॉल्स होनी चाहिए थी, डिपार्टमेंट के पास गैस होनी चाहिए थी। गार्ड साहब से मैंने बात की थी, फॉरेस्ट वालों से, वो लगे हैं लेकिन उनके पास कोई सामान नहीं है। कोई डंडे हैं, डंडों और मिट्टी से आग बुझा रहे, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से, इनके पास सामान होना चाहिए, कोई भी मतलब फायर बॉल्स है या कोई गैस सिलेंडर है, तो तब जाके आग आप पे काबू हो सके। तो इसलिए हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से, डिपार्टमेंट को ये सामान होना चाहिए। तो बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। ये ग्रीन सोना है, ये पब्लिक के लिए फ़ायदा है जंगलात। इस वक्त हम मौजूद हैं बनिहाल के दूर दराज फॉरेस्ट एरिया कास्कूट में, और जहां हम इस वक्त मौजूद है इस एरिया को आलिंडार के नाम से जानते हैं। और मेरे पीछे जो फॉरेस्ट एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पिछले 2 दिनों से लगातार आग नमूदार हुई, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत करनी पड़ी फॉरेस्ट मुलाजमों को। और कल 6 बजे तक इन्होंने आग पे काबू पा लिया था, लेकिन रात को तेज़ हवाओं की वजह से जो है फिर एक बार आग भड़क गई और आज पूरा दिन वो आग चलती रही। और सामान न होने के कारण जो फॉरेस्ट मुलाजमीन है पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, तो इनके पास कोई भी साजो सामान डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं है, जिसकी वजह से ये आग पे काबू कर पाएंगे। जब भी यहाँ आग लगती तो हमने ये चीज़ देखी है, फॉरेस्ट मुलाजमीन जो है 30-30, 40-40 लोग एक साथ जाके डंडों से, हाथों से आग बुझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें जख्मी भी हो जाते हैं। जिस तरीके से आज इस आग की वारदात में बहुत सारे ऐसे मुलाजिम जो है वो जख्मी हुए, लेकिन इनको रात या दिन हो, जंगल में जब आग लगती है तो ऑर्डर ऐसे होता है वहाँ पे इनको पहुँच के जो है खाली डंडू और जो सब्ज टहनियाँ होती उस पर आगे बुझाते हैं, जो काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आज की प्रशासन, यहाँ की सरकार जो है, जिस तरह दूसरे मुल्कों में होता है, जैसी आग लग जाते हैं उनके पास वो साजो सामान होता है, फायर बॉल्स होते हैं या जो गैस आग बुझाने वाले होते हैं, ऐसे उपकरण अगर इनको दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं इस आग पे कंट्रोल करने की जो कोशिश करते हैं वो कामयाब हो जाएगी। इस बात पर जब एक बार जो फॉरेस्ट के मिनिस्टर भी यहाँ, उनसे हमने बात की तो उनसे भी ये सवाल हमने
कहा था कि यहाँ पे मुलाजमों के ना गाड़ी है ना कोई सामान है। उन्होंने कहा यहाँ के जंगल में रोड नहीं है, यहाँ हम पॉन्ड बनाएंगे। तो सरकार किस हद तक ऐसे इस सरसब्ज सोने को जो करोड़ों खरबों अरबों का नुकसान होता है कि कब ये सरकार को समझ में आएगी और इसको बचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ रेंज ऑफिसर बानिहाल रासिक वहीद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। रेंजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से ज़िला रामन के बनिहाल में आग लगी, कल भी आग लगी थी, 6 बजे आप लोगों ने मेहनत करके बुझाई, लेकिन रात को बहुत तेज़ आग लगी जिसमें हमने देखा बहुत दूर से भी दिख रहा है काफ़ी इलाका जो है आग की चपेट में आए। तो कहाँ तक कंट्रोल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जो आग लगी थी उसी वक्त जैसे हमारे पास, आपको पता है कि हमने जॉइंट कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, सोशल फॉरेस्ट्री, हमारा कंट्रोल रूम और क्या नाम है, दीगर जितने भी फॉरेस्ट विंग्स हैं उसमें शामिल हैं जी। तो उसमें हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें जैसे मैसेज पड़ती है तो हमारी जितनी भी पार्टी है वो बिल्कुल तैयार रहती है। कल जैसे ही मेरे पास इत्तला पहुंची तो मैंने मैसेज डाली उस पर और लोगों को फ़ोन भी किया, और उसी वक्त हमारी पार्टी तकरीबन 20 से 25 के करीब लोग वहाँ पर हम पहुँच गए। और ये जो आग लगी हुई थी ये बेसिकली ग्राउंड फायर है। ग्राउंड फायर क्या होता है कि ये जो चिल्लतर पड़ता है, ये जो पत्ते वत्ते होते हैं, इसमें आग लगती है। तो अल्लाह का करम रहा कि हमारे पेड़ों को, जो पेड़ों में आग नहीं पकड़ी। तो ग्राउंड फायर था तो हमने उसमें क्या नाम है, कंट्रोल्ड फायर करके, मतलब अगर किसी जगह आग लगी थी तो हमने उसको चारों तरफ से कंट्रोल फायर करके उसी इफेक्टेड एरिया के चारों तरफ से हमने वो खींचा। जैसे वहाँ तक आग पहुँची और आग आगे नहीं बढ़ी तो 6 बजे के करीब हमने उसको पूरा कंट्रोल कर दिया। अब सुबह मुझे लगता है 12-12:30 बजे के करीब मेरे पास इत्तला कि धुआं उठ रहा है। उसी वक्त मैंने अपनी गाड़ी उठाई और मुलाजमों को साथ उठाया और यहाँ पर जो हमारे इस ब्लॉक के जितने भी मुलाजमीन थे वो पहुँच गए। तो क्विकली हम यहाँ पर पहुँच गए। ये आपको दिख रहा है यहाँ पीछे जो इस वक्त थोड़ा धुआं भी दिख रहा है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए। तकरीबन 3 घंटे की सफाकत हमने की और वहाँ पर पहुँचकर हमने वहाँ कंट्रोल किया। मैं खुद भी पार्टी के साथ था, आई वाज हेडिंग द पार्टी। तो वहाँ पर पहुँच गए तो हमारे कुछ मुलाजमीन भी थोड़े फिसल गए कि बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हो गए। मेरे इस टांग में भी लगी है जी। तो अल्लाह का करम है कि चलो हमारी ये जो कुर्बानियाँ हैं ज़ाया नहीं हुई। तो हमने बहुत सारा जंगल जो है, बहुत सारे पेड़ जो है, जो सब्ज़ सोना है, उसको बचाने में हम कामयाब रहे। जैसे आपने भी देखा कि कितनी कोशिश हम कर रहे हैं। तो आपने भी वीडियोस लिए हैं तो आपने खुद देखा कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपका एक सवाल था कि हमारे पास ऐसे उपकरण मौजूद नहीं है। लकीली मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, हमें सीसीएफ साहब की तरफ से उपकरण वहाँ पर आए हुए हैं। तो चूंकि यहाँ पर आग इस वक्त भड़की हुई है तो 2 दिनों से तो मुझे इतला आई है कि वहाँ पर हमारे लिए कुछ उपकरण आए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट फायर को काबू कर सकते हैं। यानी कि जो इसमें जो आग को काबू करने वाले एक फायर बॉल होता है या कुछ गैस टाइप का होता है, अगर वो आपके पास आ जाएगा, आप डिपार्टमेंट के पास, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकता है। तो ऐसा देखिए, आपका बिल्कुल आपका कहना सही है। अगर फायर बॉल्स हमारे पास आ सकते हैं, जैसे अगर उस जगह पर आग लगी हुई हो जहां पर हम पहुंच नहीं सकते हैं, अगर हम वो फायर बॉल वहां पर फेंक के आ जाए जी, तो क्या होता है, जैसे वहां आग आई तो उसके सेंसर लगे होते हैं। जैसे ही आग उसके पास आ जाएगी वो फट जाएगा। और उसके फटने से क्या होता है कि एक मतलब 100 मीटर के दायरे में, उसका जो 100 मीटर का दायरा है उसमें जहां तक आग लगी होगी वो उसको बुझा देगा। वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो चीज़ आश्वासन दिया हुआ है। देखिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। फंड्स का भी वो कोई सिस्टम होता है। तो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब ने भी एक अच्छा प्लान बनाया हुआ है कि मतलब एक कंटिन्यूस प्लान होता है ना। जैसे उन्होंने बोला है कि हम फॉरेस्ट जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम क्या करेंगे कि मतलब वाटर सोर्सेस रखें, हाँ, पॉन्ड्स बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, ताकि अगर किसी भी जंगल में आग लगती है तो हमारे पास पानी मौजूद होगा। क्योंकि यहाँ पर तो फायर ब्रिगेड तो आ ही नहीं सकता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स पहुँच नहीं सकते हैं। तो अगर हमारे पास वहाँ पर पानी अवेलेबल होगा तो तुरंत हम उसको उस पानी से बुझा सकते हैं। एक अच्छा प्लान है वो।
आप इसको माने या ना माने, एक बहुत अच्छा प्लान। आज की आग है ये कंट्रोल में आ गई, बिल्कुल आ गई है। आपके क्या खुद बुझा रहे हैं। अब मैंने पार्टीज को इसलिए वहाँ पर रखा हुआ है, मैं खुद नीचे इसलिए नहीं आया, मैं इसलिए नहीं आया जब मैं पूरा संतुष्ट हो गया। अब कहीं कहीं चिंगारियाँ होती हैं, उनको बुझाने के लिए वहाँ पर अगर आग आपने देखा होगा कितनी आग थी, वो किसकी वजह से, हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, उसकी वजह से हमने प्रोटेक्टिव मेजर्स के तहत इन पार्टियों को वहाँ पर हमने रोका हुआ है, ताकि अगर रात को कहीं आग लगती है तो वो तुरंत उस पर काबू पाए। ये थे हमारे साथ रेंज ऑफिसर बनिहाल रासिक वहीद, जिन्होंने अभी कहा कि अभी जो पार्टियां वहाँ पे है, जिस एरिया में आग लगी है, तो अभी भी फास्ट के मुलाजिम वहाँ पे कुछ पार्टियां हैं, ताकि आने वाले टाइम में अगर हवा उड़ जाती है तो आग मज़ीद ना बढ़ के, इसके लिए वहाँ पे पार्टी को रखा गया और फिलहाल जो है आग पे काबू कर लिया गया है। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए, बनिहाल से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।